बेसिकली सीटी स्कैन होता क्या है और ये एक्सरे और एमआरआई से किस तरीके से डिफरेंट है? सीटी स्कैन बेसिकली एक मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइस है। प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए क्या सजेशन है इसमें? जनरली अवॉइड करते हैं हम लोग। ओके। बुक्स में मेंशन है हेड का सीटी स्कैन आप कर सकते हो। सीटी स्कैन कितने टाइप के होते हैं? देखिए सीटी स्कैन तो चीज है, सीटी स्कैन मशीन। सीटी कॉन्ट्रास्ट और नॉर्मल सीटी में क्या डिफरेंस आता है? नॉर्मल सीटी मतलब आपने स्कैन किया, इमेज ले ली, जी ठीक है। सीटी एब्डोमेन से कौन कौन सी बीमारियां डिटेक्ट हो सकती है? कोई भी एकदम नहीं पता चले। एआई के बारे में हम क्या रोल है अभी आज के डेट में इसका सीटी स्कैन की मशीन पे कुछ है? एआई द रियलिटी। ओके। और ये 5 ऐसी चीजें आप मुझे को बताइए जो किसी भी पेशेंट को सीटी स्कैन से पहले ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीटी स्कैन पर। सीटी स्कैन ऑब्वियसली मोस्टली लोगों ने इसका नाम सुना हुआ होगा, बट इसके बारे में जो डीप इंफॉर्मेशन है उसके लिए आज हमारे साथ है मथुरा के बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही नॉलेज वाले डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रशांत साहब। थैंक सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हम सब जने सुनते हैं सीटी स्कैन के बारे में और एक्सरे और एमआरआई के बारे में, तो आज पर्टिकुलरली मैं सीटी स्कैन पे आपसे बात करने वाला हूँ। बेसिकली सीटी स्कैन होता क्या है और ये एक्सरे और एमआरआई से किस तरीके से डिफरेंट है? सीटी स्कैन बेसिकली एक मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइस है जी, जिसे एक्सरे का ही यूज, एक्सरे रेडिएशन का यूज किया जाता है। जैसे 3D मॉडल बॉडी का, मतलब कि आपके ब्रेन का 3D मॉडल जनरेट किया जाता है, जिससे आप जो अंदर पैथोलॉजी है या नॉर्मल स्ट्रक्चर है आइडेंटिफाई कर सकें और क्या एबनॉर्मल है वो देख सकें। अच्छा सर, और जहाँ एमआरआई और एक्सरे से क्या डिफरेंस है कि एमआरआई एक्सरे पहले 2 डायमेंशनल स्टडी है, मतलब सिर्फ एक फिल्म आ जाएगी आपके सामने, तो 2 डायमेंशनल में होगी, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम मिलती है। सीटी जो है 3 डायमेंशनल होता है, उसको मल्टीपल एंगल से आप देख सकते हो और पैथोलॉजी को बहुत अच्छे से डिलीनेट कर सकते हो। इसमें आप कॉन्ट्रास्ट दे सकते हो और जो मेटाबॉलिकली कितना एक्टिव है लीजन, ये सब भी आप देख सकते हो। एमआरआई में जो है वो उसका प्रिंसिपल अलग है, वो भी 3 डायमेंशनल स्टडी होता है, पर उसमें जो प्रिंसिपल और मैकेनिज्म है वो अलग है। ओके। अच्छा सर, मतलब बेसिकली सीटी स्कैन हम किस किस बीमारी में यूज करते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमको? सीटी स्कैन मतलब कि हम अधिकतर बीमारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबका इंडिकेशंस अलग है, कौन से किस में क्या करना है। मोटा मोटा समझ ट्रॉमा के अंदर बहुत अच्छा इस्तेमाल है, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर के अंदर बहुत अच्छा इस्तेमाल है। चोट लग गई, ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट वगैरह में बहुत अच्छा यूज होता है। फिर कैंसर के केसेस में बहुत अच्छा यूज होता है, ट्यूमर के केसेस में अच्छा यूज होता है इसका। ओके। अच्छा, बॉडी के किस किस हिस्से का हम सीटी स्कैन कर सकते हैं या किस हिस्से का हम नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन इमेज वाई सीटी स्कैन हेड टू टो, मतलब सिर से लेके पैर के अंगूठे तक, जहाँ का भी आप सीटी स्कैन करना चाहे कर सकते हैं। बस ये है कि आप इंडिकेशन सबके अलग अलग होते हैं, तो वो आपके डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे कि क्या किस वक्त क्या होना है, पर हेड टू टो आप आराम से इमेज कर सकते हैं। पूरी बॉडी का हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं? हाँ, आप करवा सकते हैं, लेकिन करवाना नहीं चाहिए तब तक डॉक्टर ना के। राइट। अच्छा सर, अगर हम बात करें जैसे सीटी स्कैन ऑब्वियसली एक रेडियो एक्टिव डिवाइस है शायद, राइट? तो इसमें रेडिएशन का कितना इम्पैक्ट है और वो किस किस टाइप के पेशेंट्स के लिए रिस्की होता है? पहले तो मैं आपको बताऊं, रेडिएशन हम लोग सांस लेते हैं तो रेडियन गैस जाती है, उसमें रेडिएशन होता है। ओके। आप अगर पहाड़ों पे रह रहे हैं तो रेडिएशन का एक्सपोजर आपको ज्यादा हो जाता है कि कॉस्मिक रेज आ रही है। ओके। अभी आप प्लेन में भी तब भी कॉस्मिक रेज आ रही है, आप अगर पहाड़ों पे तो ज्यादा कॉस्मिक रेज आ रही है। आप कुछ खा रहे हो उसमें पोटेशियम 40 होता है और भी चीजें होती है रेडियो एक्टिव, उसमें भी रेडिएशन होता है। ओके, है ना? तो खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे तब भी रेडिएशन है। तो डर लगा कि आपको? नहीं, हम तो मतलब यूजुअली नॉर्मल इस लाइफ में रह रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या है ना कि जब आजकल व्हाट्सएप के या फिर सोशल मीडिया के कारण से अनकुक्ड इन्फॉर्मेशन या फिर बहुत ही फिल्टर आउट इन्फॉर्मेशन अपने को मिल रही है, तो रेडिएशन नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन होता है। ओके। और कहीं मतलब एवरेज वर्ल्ड एवरेज 2.4 मिली सीवर्ट्स है, और ये कहीं 15 मिली सीवर्ट्स तक जाता है, कहीं इंडिया में कुछ जगह 20 मिली सीवर्ट्स तक ये बैकग्राउंड रेडिएशन जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो जाएगा, मतलब दिस इज मिनिमल डोज, मतलब रेडिएशन ऐसा नहीं कि हुआ है बहुत बड़ा हुआ कि
क्योंकि आजकल व्हाट्सएप और सब सोशल मीडिया पर रेडिएशन Right. ऐसा नहीं है, पर हाँ डेफिनेटली रेडिएशन एक्सपोजर रहता है, और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन अगर किसी भी पर्सन को इन अ ईयर या फिर इन हिज और हर लाइफ टाइम मिल रही है तो उसको नुकसान हो सकता है। इसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस है, पूरे गाइडलाइंस है जिसको हम फॉलो करते हैं। इसलिए पेशेंट से कहता हूँ कि कभी भी सीटी स्कैन कराएं तो एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें कि क्या जरूरी है और कितनी बार जरूरी है। तो दोनों चीज है, आपको खुद से नहीं कराना है और डॉक्टर कह रहा है तो कराना है, उसमें फिर आपको रेडिएशन वाला चीज ध्यान नहीं रखनी है। ओके। अच्छा सर, किस टाइप के पेशेंट को रेडिएशन के लिए रिस्क ज्यादा होता है? देखिए रेडिएशन क्या एक क्यूमुलेटिव चीज है, मतलब जी। कि आज अगर रेडिएशन किसी को मिला, जैसे कि हमें जापान में हिरोशिमा नागासाकी में देखा था, या फिर कहीं और जगह जहाँ न्यूक्लियर जो है डिजास्टर्स हुए हैं, तो ये क्यूमुलेटिव होता है। आज हुआ रेडिएशन को 20 से 25 साल बाद, 15 साल बाद किसी को इफेक्ट आएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि बच्चों में कम से कम यूज किया जाए, एज लो एज रीजनली अचीवेबल। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को सीटी स्कैन लिखा तो नहीं कराना है, क्योंकि वो भी इसके लिए जस्टिफाइबल होना चाहिए, और जस्टिफाइबल हो तभी हम लोग कराते हैं। तो कोशिश करते हैं कि किसी भी पेशेंट में रिपीटेड एक्सपोजर ना हो, और बच्चों में एज लो एज रीजनली पॉसिबल कम से कम किया जाए, लेकिन जरूरत हो तो जरूर किया जाए, क्योंकि वो एक रेडिएशन का जो हुआ है वो भी हमारी जो आज की सिचुएशन को डील करने में ना रुके, अपने ना रुके। राइट। अच्छा, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए क्या सजेशन सर इसमें? जनरली अवॉइड करते हैं हम लोग। ओके। बुक्स में मेंशन है हेड का सीटी स्कैन आप कर सकते हो, ओके, एब्डोमेन शील्ड लगा के, पर जब तक लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट ना हो, या फिर उससे हमें लगे कि हमारा जो मैनेजमेंट आउटकम है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है, तो हम लोग सीटी स्कैन करते हैं। अदरवाइज हम लोग अवॉइड करते हैं। जैसे वहाँ है एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन पे कोई इंजरी है, तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा भाई, माँ ही नहीं बचेगी तो फिर आप बच्चे रेडिएशन। राइट। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, लेकिन प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। दूसरा पॉइंट, मल्टीपल एक्सपोजर्स को अवॉइड करते हैं, और तीसरा बच्चों में जब तक जरूरत ना हो तब तक नहीं करते। ओके। अच्छा, जैसे ऑन्कोलॉजी वाले पेशेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, तो डॉक्टर्स कई बार उनको प्रिस्क्राइब करने का उनकी मजबूरी भी हो जाती है, तो यूजुअली कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी पर ये कराने में कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं, हर ट्यूमर का एक अलग गाइडलाइन होती है कि कितने में वो रिकर करता है, कितने में कराना चाहिए, क्या डिजीज लोड था, क्या कीमो चल रही है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्यूमर वाइज ऐसा कहीं मैनेज नहीं है, पर एक फ्रीक्वेंट स्कैनिंग में जरूरी पड़ती है, क्योंकि रिकरेंस अगर हो गया और टाइम से रिकरेंस नहीं पकड़ में आया तो फिर वो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। राइट। और बहुत कम, अभी जो लेटेस्ट सीटी स्कैन आ गए हैं उसमें डिटेक्टर्स इतने अच्छे हैं कि पहले के मुकाबले कम 10 गुना 20 गुना तक रेडिएशन डोज कम हो चुका है, तो वो वाली बात नहीं है। ओके। तो मतलब मेरा, जैसे मैंने किसी से बात करी तो उन्होंने कहा था नहीं भाई 6 महीने से पहले हमें सीटी नहीं कराना चाहिए, या 3 महीने से पहले नहीं कराना चाहिए। तो क्या कुछ इस टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है कि 3 महीने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। डिपेंड्स क्या पैथोलॉजी हुई है, मतलब किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है, अब 6 महीने का वेट तो नहीं कर सकते कि अब फिर इसको रिकर हुआ है या नहीं किया, तो वो केस वाइज केस डिपेंड करता है। इसको बिल्कुल एक बाइनरी में मानना बहुत समझदारी नहीं होगी। ओके। मतलब इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, ये उस पर बेस्ड है। हाँ, ये जो है आपके रेडियोलॉजिस्ट का, आपके डॉक्टर का स्पेशल राइट है, वो भी अपने विवेक से आपको बता पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। अच्छा सर, सीटी स्कैन कितने टाइप के होते हैं? देखिए, सीटी स्कैन एक चीज है, सीटी स्कैन मशीन जी, और एक सीटी स्कैन करने की विधि। मैं विधि की बात कर रहा हूँ। तो आप आपको क्या पार्ट स्कैन करना है उस बेसिस पे उसका बहुत सारे सीटी स्कैन नाम है। सीटी एंजियोग्राफी है, सीटी एंजियोग्राफी, जैसे हार्ट की वेसल से हम लोग एंजियोग्राफी सुनते हैं, हम लोग विदाउट एनी कैथेटर जो है सीटी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, पैरों की एंजियोग्राफी कर सकते हैं। तो ये एंजियोग्राफी हुआ। आंख को देखना है तो एंजियोग्राफी हुआ। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल कॉर्ड को देखना, माइलोग्राफी हुआ। ब्रेन का करना है, तरह तरह की है। HRCT नाम आप लोगों ने बहुत कोविड में सुना होगा। वो तो कोविड में बहुत फेमस हो गया था। HRCT घर घर पता चल गया, HRCT। तो
जिस बॉडी को पार्ट को स्कैन करें उसके बेसिस पे नाम है, कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स हैं उस पे, तो उसके अलग अलग नाम। तो सर अभी आप जैसे आपने बताया कि हार्ट की एंजियोग्राफी हम सीटी की मशीन से कर सकते हैं, तो क्या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सिमिलर उसी एंजियोग्राफी जैसे होते हैं या उससे बेटर होते हैं, या हम मतलब उसकी और इस पे क्यों हम अगर वो ना कराना चाहे तो ये करा सकते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड तो कैथेटर एंजियोग्राफी होती है, ओके, जो कि कैथेटर, लेकिन स्क्रीनिंग अगर आप सिम्टम, कोई आपको सिम्टम नहीं है एंड यू वांट टू अपने को स्क्रीन करना चाहते हो, इट्स वेरी गुड। अगर उसमें कुछ सीवियर डिटेक्शन आता है देन एंजियोग्राफी जा सकते हैं, और हम पहले प्रिपेयर हो सकते हैं कि भाई इसमें ब्लॉकेज मिलने के चांसेस ज्यादा है और हम स्टेंटिंग के लिए जाएं। कई बार एंजियोग्राफी होती है पेशेंट की और जब डॉक्टर बाहर के भी इसमें तो प्लाक बहुत बड़ा है, तो आदमी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है। और कई बार हम लोग जैसे नॉर्मल पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है और वो कैथेटर से डरता है, थोड़ा सा कैथेटर जाएगा, ये होगा वो होगा, तो उसके से बड़ा अच्छा है कि ये स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप डायबिटिक हैं लेकिन आपको सिम्टम नहीं है और आप चाहते हैं कि अपनी आपकी हार्ट की कंडीशन दिख जाए, तो इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। आप कराए, जैसे सीटी स्कैन आपने कराया, आधा घंटे पर आप फ्री। कोई आपका आफ्टर मतलब कि आपको एक प्रोसीजर के बाद एक दिन अस्पताल रुकना या पैर में कैथेटर जाता है तो वहां से हेमेटोमोनिक्स कोई चांसेस नहीं। अगर आपको क्लीन आता है देन ये फ्री। कुछ आता है इसमें ज्यादा सीवियर लगता है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट डिस्कस कर सकते हैं और स्ट्रेट फॉर आप एंजियोप्लास्टी के लिए जा सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी आजकल बहुत सारे लोग अवेयर होने लगे पहले से और अपने टेस्ट वेस्ट कराते रहते हैं, तो इज इट रिकमेंडेड कि वो अपना साल में एक बार सीटी से एंजियोग्राफी करा ले? अभी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन तो इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है, लेकिन मेरी सलाह में एक बार कराएंगे तो आप 4-5 साल के लिए एटलीस्ट यू नो कि आपके स्पेशली आप डायबिटिक है या फिर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है एमआई की जी, हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है जी, या कोई और कंफाउंडिंग फैक्टर जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत बड़ा डिफरेंस है या पहले आपको ब्रेन में स्ट्रोक हो चुका है या फिर आपको थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है, तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं। और इफ ये अफोर्डेबिलिटी है तो जरूर कराना चाहिए, ताकि एक स्क्रीनिंग आपकी हो जाए, अगर कुछ भी नहीं है तो यू आर फ्री फॉर 3-4 इयर्स एटलीस्ट। ओके सर, इसी टॉपिक पे मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये एंजियोग्राफी वाला सीटी एंजियोग्राफी जिसे हम बोल रहे हैं, ये एक कॉस्टली प्रोसीजर है या विद इन द रेंज आ जाता है? डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट्स पे हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में 8,000 से लेकर 16,000 के बीच में। ओके, हाँ, डिपेंड्स कहाँ किधर हो रहा है। ओके, लेकिन 8 to 16,000 के बीच में हो जाता है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हो जाता है। नहीं सर, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हमको, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि एंजियोग्राफी नाम से ही उनको डर लग जाता है। हाँ, उनको ये फील होता है कि नहीं यार मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, तो ये तो उनके लिए बहुत बेस्ट प्रोसीजर लग रहा है मुझे। नहीं, आप उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। आप कॉन्ट्रास्ट दीजिए जैसे और पेट के में देते हैं जी, आपका हार्ट की वेसल्स का पूरा डायग्राम आ जाएगा उस पर, ओके, एंड कंडीशंस आ जाएंगी। ओके, उसके अगर आपका ज्यादा है या कम है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं और अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। राइट सर। तो अच्छा सर, अभी आपने नाम लिया कॉन्ट्रास्ट का, तो सीटी कॉन्ट्रास्ट और नॉर्मल सीटी में क्या डिफरेंस आता है? नॉर्मल सीटी मतलब आपने स्कैन किया, इमेज ले ली जी, ठीक है, उसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देख के पता कि क्या क्या हार्ट है, लिवर है, किडनी है, उसमें कोई गांठ है नहीं है। लेकिन गांठ में ब्लड फ्लो कितना जा रहा है, किस प्रकार से एक्टिव है गांठ, नॉन एक्टिव है, मतलब सिस्ट है, सॉलिड है, कैसा है, इनहेंस है, तो ये उसकी एक्टिविटी जो है एक मतलब कि हमने एक ब्लड के अंदर एक डाई दे दी और जहां जहां ब्लड जा रहा है वहां पे वो डाई फैल गई, तो अपने को आइडिया लग गया कि ये जो है ये सेल जो है एक्टिव है या इनएक्टिव है। इनएक्टिव, हाँ, राइट। और डाई मतलब ओपेसिफाई करता है, स्याही टाइप, लेमन बाय स्याही टाइप से, तो वहां पे हमको पता चल गया यहाँ पे ये चीज है, एक्टिव है, और उसकी एक्टिविटी कितनी ज्यादा है उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज है, ट्यूमर है, नॉर्मल सिस्ट है, नॉर्मल जगह टिश्यू है। अच्छा सर, जिन लोगों का सीटी स्कैन कराना होता है तो उसके लिए प्री इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? उससे पहले कुछ टेस्ट कराना चाहिए? हाँ, वो हम लोग करते ही हैं। किसी का भी सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक नहीं होना चाहिए पेशेंट, ओके, एंड 2 घंटे की फास्टिंग, 2 से 3 घंटे फास्टिंग रखते हैं अगर उसको कॉन्ट्रास्ट करा सीटी स्कैन कराना है। अगर नॉन कॉन्ट्रास्ट होना है, कोई दवाई नहीं देनी है, तो उसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा सर, किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी भी होने की पॉसिबिलिटी होती है? कोई भी आप मेडिसिन, कॉन्ट्रास्ट क्या कोई भी मेडिसिन दीजिए आप, इवन आप ऐसी मेडिसिन दीजिए जो कि एंटी एलर्जिक होती है, मतलब कि जो एलर्जी को रोकती है, उनसे भी एलर्जी होती है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जिसके साइड इफेक्ट ना हो, मतलब देयर इज सम चांसेस। तो उस केस में फिर हमें क्या, पेशेंट को मतलब क्या करना चाहिए पहले, या डॉक्टर पहले क्या चीज टेस्ट करते हैं कि भाई इसमें कॉन्ट्रास्ट सब सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल होना चाहिए। फिर हम लोग एक जो दवा देते हैं, ट्रेंड है कि हर जगह देता ही है, 1 ml टेस्ट डोज देते हैं। और फिर देखते हैं पेशेंट को रिएक्शन है, फिर हम प्रोसीड करते हैं। और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आने की में हम लोग प्रिपेयर, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं। बाई चांस कोई किसी पेशेंट को एलर्जी या कुछ होता है तो हम लोग पहले से ही, हमारे पास सब चीज रहती है जिसको हम पेशेंट को उस चीज से टैकल कर सकें। ओके। अच्छा, जो किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या रिस्क फैक्टर होता है इसमें? या कॉन्ट्रास्ट बड़ा, अगर क्रिएटिनिन बड़ा हुआ है तो हम लोग जनरली नहीं करते जब तक अनटिल अनलेस हमें करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। तो फिर करते हैं अगले दिन, फिर पेशेंट की डायलिसिस प्लान करके करते हैं। अगले दिन डायलिसिस होगी और नॉन कॉन्ट्रास्ट करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, नॉन कॉन्ट्रास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, केवल अगर कॉन्ट्रास्ट होता है तो उस केस में हमें रिस्क कैलकुलेट करना होता है। उसमें किडनी वाला फैक्टर प्ले करता है। ओके, हाँ। अच्छा, जैसे किसी पेशेंट की डायलिसिस ऑलरेडी चल रही है तो उस केस में फिर क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है? वही क्रेटिनिन का या कुछ और? क्रेटिनिन का वही कर सकते हैं। और उसकी डायलिसिस जो है विद इन 48 आवर्स प्रिपेयर करते हैं। और किसकी डायलिसिस में कितना क्रेटिनिन चल रहा है इस पे डिपेंड करता है कि हम एक्सीडी करें नहीं करें, मतलब एन नंबर फैक्टर है। कंप्लीटली एन्यूरिक पेशेंट में तो हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी यूरिन आ रहा है तो अवॉइड करते हैं इस केस। ओके। अच्छा सर, जैसे मैं बात करूं सीटी ब्रेन की, तो सीटी ब्रेन किस केसेस में किया जाता है? सीटी ब्रेन में कोई पैथोलॉजी आपको सस्पेक्ट हो, जैसे मिर्गी का दौरा आ रहा हो, कोई चोट लगी हो, ब्लीडिंग का हो, लकवा मारा हो, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, बार बार उल्टी आ रही हो या सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो इस केसेस में हम लोग जो है सीटी स्कैन प्लान करते हैं। इसके अलावा भी कई और कंडीशंस हैं जिसमें हमको लगता है आंखें बाहर निकल के आ रही हैं पेशेंट की, तब भी हम सीटी स्कैन ब्रेन करते हैं कि कोई ब्रेन में कोई सूजन तो नहीं है, बच्चा पैदा हुआ, उसका सिर बहुत बड़ा है तो अब सीटी स्कैन करते हैं। बच्चे के सिर पे कोई मतलब पैदा हुआ, साथ में गांठ लेके आया साथ में, तो सीटी स्कैन करते हैं। मतलब आपको कहीं भी लगे कि ब्रेन में कोई पैथोलॉजी होने की संभावना है, क्योंकि सीटी स्कैन बड़ा फास्ट होता है। मतलब आप देखिए पेशेंट को जो स्कैनिंग टाइम है वो 2 सेकंड 3 सेकंड है। अच्छा, 3 सेकंड में स्कैनिंग टाइम है। टेबल में पोजीशन करने में जो 1 मिनट 1.5 मिनट जाता है, लेकिन स्कैनिंग इज विद 3 सेकंड, मतलब स्कैन खत्म। राइट, तो इट्स वेरी फास्ट ना। भाई एक छोटा बच्चा है या फिर कोई अडल्ट है जो घबरा रहा है, तो वो 5 सेकंड में टेबल 2-3 करके इसका ब्रेन हेड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड मैक्सिमम वो अच्छा हमको क्वालिटी चाहिए। और जहाँ थोड़ी कम क्वालिटी चाहिए लेकिन हमको जल्दी करना है तो 3 सेकंड में आप ब्रेन का स्कैन कर सकते हैं। ओके। अच्छा सर, एक मेरे माइंड में अभी क्वेश्चन आया कि ये जब हम 3 सेकंड या 5 सेकंड में हम स्कैनिंग करते हैं तो लगभग कितनी इमेजेस क्लिक होती है हमारी? न्यूमरस। अगर 4-5 सेकंड में भी है और आपका 64 स्लाइस हो रहा है, 250-300 इमेजेस आती हैं। 250-300 इमेजेस? हाँ, और उसको एक सेक्शन, मतलब एक प्लेन में, तो उसी को हम, मतलब कि जैसे मोबाइल है हम ऐसे देख रहे हैं, फिर मोबाइल को ऐसे देख रहे हैं, फिर ऐसे देख रहे हैं। ओके, 3 डायमेंशनल, और फिर ऑब्लिक भी देख रहे हैं। तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ तो वो इमेजेस मतलब वो थाउजेंड्स में आ जाएंगी, 10,000 2,000 3,000 4,000 आ जाएंगी। अच्छा, हाँ, तो वो और हर इमेज को देखते हैं। मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि जो मरीज हमसे कहता है ना 2 मिनट रिपोर्ट दे दो, तो उससे कहते हैं भाई 4,000 इमेज है, तो राइट, तो एआई नहीं हम। राइट। तो न्यूमरस इमेजेस आती है और हर एंगल में, हर डायरेक्शन में उसको देखना होता है, और ऐसा करने से क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग बहुत अच्छी आती है। राइट। अच्छा सर, जैसे आपने बात करी कि HRCT, मतलब एक टाइम में तो इतना एक्सट्रीमली हुआ था कोविड के टाइम में, तो हर व्यक्ति HRCT करा रहा था, लेकिन HRCT आज की डेट में किस केस में रिकमेंडेड है? और ऑब्वियसली मतलब यही मैं पूछना चाहूंगा, किस केस में हमको कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही लिखने लगे हैं आजकल।
हाँ, वही वो व्हाट्सएप वाली फिर बात कहूंगा मैं जी। कि वो अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन को हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट मतलब कि हमने यूट्यूब पे देख लिया ये सही है, मतलब चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल हो, बस हाँ हम अनकंज्यूम मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन तो एक जिस्ट है इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं जिसके सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं पता अपने को। तो ये आपके डॉक्टर का स्पेशल राइट है कि वो जो आपको कहे आप उनसे समझे, उन पे विश्वास रखिए, अपने डॉक्टर अपने रेडियोलॉजिस्ट इनसे बात करिए किस में कराना है। आप पहले को खुद से मतलब ना करें क्योंकि खांसी हो या हम HRCT करा लें, है ना। और एक धरा ये है कि हमें खांसी से HRCT करा, एक धरा ये है कि या हम HRCT करा रहे हैं चाहे बुखार आ रहा है और उसको निमोनिया हो गया है, उसकी सैचुरेशन डाउन हो रहा है, हम CT करा के क्या करेंगे, ये तो बेकार की चीज होती है। तो ये दो एक्सट्रीमिटीज हो गई हैं ताकि इसके बीच में कहीं सच्चाई है तो उसी को हमको एक्सप्लोर करना, वो आपके डॉक्टर ही आपको हेल्प कर सकते हैं। हाँ, जनरली वही है कि निमोनिया सस्पेक्ट और सांस आप सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप बुखार आ रहा है, अनएक्सप्लेन्ड आपको फीवर है, उसका कॉज नहीं मिल पा रहा है, तो CT करते हैं और वो आपके डॉक्टर अच्छी बड़ी बात ही जानते हैं। मतलब बेसिकली लंग से रिलेटेड अगर कुछ चीज होगी तो उसके इसमें HRCT लंग से रिलेटेड, लंग में कैंसर की कई पेशेंट है जिसको चेहरे का या पैर का पेट का ट्यूमर है, हमको देखना है कि जो है इसको छाती में तो नहीं चला गया, तभी HRCT करता है। तभी HRCT। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये एक बाइनरी नहीं है, मतलब मैं नहीं बता, लेकिन ये आपके डॉक्टर का स्पेशल राइट है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, CT एब्डोमेन से कौन कौन सी बीमारियां डिटेक्ट हो सकती हैं? कोई भी एब्डोमेन की पैथोलॉजी, मतलब आपको जो लगे, कुछ बीमारियों के ट्यूमर है जैसे लिवर कैंसर, उसमें ट्राइफेजिक एंजियोग्राफी करते हैं, फिर पेनक्रियास की कोई बीमारी, पेनक्रियाटाइटिस हुआ, पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स हुए, फिर आपकी गॉलब्लैडर कैंसर हुआ, किडनी में स्टोन्स हुए, और आप पेशाब की थैली में कोई गांठ हुई, आपकी आंख में कोई सूजन हुई, पेट का TB हुआ, नोट्स हुए, मतलब इनॉर्मस, मतलब वो शायद कल तक पॉडकास्ट चलाना पड़े। मतलब ये है कि एब्डोमेन की कोई पैथोलॉजी सस्पेक्ट हो रही है, अल्ट्रासाउंड पे कुछ भी अगर आपका कोई पॉसिबिलिटी आई हो इसको फर्दर एक्सप्लोर करना है अपने को, तो उसमें CT बहुत हेल्प करता है। राइट। अच्छा सर, मतलब ये सारी चीजें तो है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि घुटने का भी CT कराते हैं, तो घुटने का तो वो तो सर एक्सरे में भी आया था, फिर CT का क्या है? नहीं, फिर मैं बताया ना, वो CT एक्सरे 2 डायमेंशनल है, CT 3 डायमेंशनल है। तो उसमें हर एंगल में आप देख पाएंगे, और बोला कि ज्यादा अच्छी सेंसिटिविटी, बहुत माइनर क्रैक है वो नहीं दिखता केवल एक्सरे में, तो CT में दिखता है, सस्पेक्ट है या नहीं है, हो सकता है, तो CT में बहुत अच्छा वो डिलीनेट होके आता है, तो आपको एक वर्चुअल VR इमेज, 3D इमेज, बहुत सुंदर 3D इमेजेस आती हैं, तो आप वो देख सकते हैं, पूरा स्कल जैसा दिखाई देता है प्रॉपर। इसमें कई बार लेमैन भी देख सकता है, हाँ ये फ्रैक्चर दिख रहा है मुझको। हाँ, तो लेकिन सबके लिए मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको CT, तो आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे इसमें इसके लिए क्या करना है। एब्डोमेन करना है तो हम किसी में ओरल देते हैं, मतलब 2 घंटा दवा पिलाएंगे, किसी में मलाशय के रास्ते हम दवा देंगे। तो ये ऐसा आप जहाँ भी जाएं, पहले ये आप ऐसे जगह जाएं जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट हो जो प्लान कर सके कि आपका स्कैन क्या है, CT स्कैन वो A लिखना है और कर्सिव में A लिखना है बस, तो वो क्वालिटी तभी आ पाएगी जब आपके पास जो परफॉर्म करने वाला जो टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजिस्ट सेटअप है, वो इंटेलेक्चुअल्स, मतलब वहाँ पे जो है अनुभवी लोग ज्यादा हो, क्योंकि वरना करने को काम सब हो जाते हैं, लेकिन जो खूबसूरती से काम होता है, जो उसमें 100 बेटर रिजल्ट्स आते हैं, उसके लिए अनुभवी लोगों की जरूरत होती है। अच्छा सर, अभी जैसे CT स्कैन अगर मैं बात करूं कि हमें जब पेशेंट आ गया, डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया, तो अब पेशेंट्स के मन में डर रहता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि मशीन के अंदर जाएंगे तो हमें सफोकेशन होगा, ठीक है, बहुत सारे पेशेंटों को कुछ अनकंफर्टेबल होता है। तो पहली चीज तो मैं ये जानना चाहूंगा कि CT मशीन में पेशेंट को यूजुअली कितनी देर रहना पड़ता है? मैंने बताया ना आपको, स्कैन हेड का स्कैन इतनी देर में, लेकिन टेबल पे जो स्कैन टाइम होता है, बाकी पेशेंट को लेटाना, उसको समझाना, वो क्योंकि बीमार है, एप्रिहेंसिव होता है, तो उसको 2 मिनट रूम से एक्टिविटाइज होते हैं, तो स्कैन टाइम तो बहुत कम होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सेकंड 4 सेकंड, और अगर आप कॉन्ट्रास्ट स्टडी करें तो 10-15 सेकंड, लेकिन टेबल पे आदमी लगभग 10 से 12 मिनट करता है इन द केस ऑफ एब्डोमेन, और हेड में तो 2 से 3 मिनट, और प्लस ये अभी हमारे CT में कंफ्यूज करता है, MRI की मशीन जनरली अभी जितनी भी है वो बंद होती है,
एमआरआई की मशीन पूरी बंद होती है, उसके अंदर आदमी का पूरा चेहरा रहता है, ऊपर को पूरा बंद से रहता है। ओके लेकिन सीटी स्कैन जो है ना वो आगे पीछे से पूरा खुला रहता है। ओके अगर पेट का सीटी स्कैन हो रहा है, छाती का, तो आपका चेहरा बिल्कुल बाहर खुले में रहता है। तो हमारे तो ऊपर राधा रमन जी की मूर्ति लगी, आप उसको दर्शन करते थे। अच्छा तो वो एक तरीके से खुला रहे, मतलब उसका वो पार्ट जी जाता है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया जो होता है कि बंद स्पेसेस को दिक्कत होती है, सीटी स्कैन में वो मिनिमल होती है। मिनिमम हाँ, वो ओपन रहता है वहाँ पे। ओपन रहता है। अच्छा सर, जैसे जब पेशेंट आता है तो उसको क्रेटिनिन चेक करा के आना चाहिए और शुगर का उसकी कंट्रोल होनी चाहिए, तो आपने बताया। और क्या चीज रहे, कितना फास्टिंग पीरियड कितना रखते 4 हैं? घंटा कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं तो 4 घंटा खाली पेट रहना चाहिए। ओके अदरवाइज नॉन कॉन्ट्रास्ट से तो कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं है उसको। नॉन कॉन्ट्रास्ट में किसी हाँ। चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मेटल पहन कर नहीं पहन सकते उस केस में, तो नहीं, वो मेटल तो हम उतरवाते हैं ताकि वो रेडिएशन इफेक्ट ना है। लेकिन अगर इम्प्लांट है, कुछ अंदर इम्प्लांट है, और तो उसका एमआरआई में दिक्कत आती है, सीटी में कोई दिक्कत नहीं आती। सीटी में सीटी में लेकिन तो है कि अगर इम्प्लांट लगा है तो थोड़ा सा वो वहाँ का जो है आर्टिफैक्ट मतलब वहाँ पे देखना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेटल से आसपास की चीजें अच्छी नहीं दिखेगी। अच्छी नहीं आती। परंतु जब करना है तो करना है उसको। राइट, तो इम्प्लांट उसमें जो पेसमेकर वगैरह लगे होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं कोई आती। दिक्कत उससे पेशेंट एमआरआई के अंदर दिक्कत आती है। एमआरआई के अंदर पेसमेकर माल फंक्शन कर सकता है। अगर आपको इम्प्लांट है तो वो निकल के आ सकता है। अच्छा है ना, तो वो एमआरआई के अंदर आपको बिल्कुल कॉशियस रहना है। जाना है तो डॉक्टर को बताना है प्रॉपर। आप वो डॉक्टर भी पूछेंगे, आपको ही कुछ बात छुपानी नहीं है, अदरवाइज दिक्कत दिक्कत आ सकती है। मैग्नेटिक फील्ड होता है, सीरियस दिक्कतें आती है। लोगों में कई बार ऐसा हुआ है कि लोग पिस्टल लेके घुस गए और पिस्टल चल गई है, और लोग अंदर सिलेंडर लेके गए, मशीन एमआरआई की मशीन में चिपक गए हैं, लोग डेथ हुई है इस कारण से। हाँ, तो वो चीजें मतलब ध्यान रखनी है। लेकिन सीटी स्कैन में ये सब दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना है, सीटी स्कैन में जब मरीज का सीटी स्कैन हो तो कोशिश करें मरीज ही रहे, मरीज का साथी ना रहे अंदर, क्योंकि अगर पेशेंट समझदार है, एडल्ट है, तो उसके साथी को बाहर किया सके, उसमें रेडिएशन का इफेक्ट कम रहे। और बच्चा बूढ़ा हो जिनको सपोर्ट की जरूरत है तो साथ लेने में भी इतनी दिक्कत नहीं है। उसको सेफ्टी प्रिकॉशन हम लेके करवाते हैं। ओके अच्छा, जैसे सर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सेंट्रल लाइन पड़ी हुई होती है। सेंट्रल लाइन मतलब कि जो एक कीमो पोर्ट डाल देते हैं परमानेंट, और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कि जो पिक लाइन पड़ी हुई होती है, जो हाथ से पड़ी हुई होती है, तो वो केसेस में क्या सीटी स्कैन में कुछ डिफरेंस आता है? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती? नॉर्मल है, बाकी जनरल पब्लिक में जैसे होता है। अच्छा, तो उनके लिए कोई प्रिकॉशन वाली स्पेशली बात नहीं, सीटी स्कैन में ऐसे कोई प्रिकॉशन नहीं चाहिए। ओके अच्छा सर, अब ऑब्वियसली हर पेशेंट के पास एक क्वेश्चन होता है कि साहब कितना कॉस्टली है, तो ये कहाँ से रेंज स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक जाती है? नहीं, ये सब डिपेंड करता है कि आप वही वाली बात है, कितने अनुभवी लोगों से करा रहे हैं जी, किस प्रकार के स्कैनर पे करा रहे हैं। सीटी स्कैन भी 2 स्लाइस का, 3 स्लाइस, 4 स्लाइस का, 8 स्लाइस का, 16 स्लाइस का, 64 स्लाइस का। मशीन की क्वालिटी क्या है, करने वाले कितने अनुभवी हैं, रिपोर्टिंग की क्वालिटी क्या है, क्योंकि स्कैन करना एक 20% पार्ट है, 80% पार्ट उसका रिपोर्टिंग करना है। क्योंकि आपने एक फोटो खिंचवा लिया, उसका इंटरप्रिटेशन ही नहीं हो रहा है, राइट, और उसका आपके बीमारी के जो आप मान लीजिए आपको जो दिक्कत है उसके रेफरेंस में उसका इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो आपके लिए वो स्कैन चाहे वो 500 का हो या 1000 का हो, लेकिन वो तो बेकार ही है आपके लिए जब तक इंटरप्रेट। तो आपको पहले ये देखना है कि जहाँ आप करा रहे हैं वो सेंटर कितना रेपुटेड है, वहाँ पे क्या किस प्रकार का काम हो रहा है, और मशीन क्या है, और रिपोर्टिंग क्वालिटी क्या है। okay. और फिर रेंज जैसे मथुरा में शायद सस्ता हो, दिल्ली में थोड़ा महंगा हो, और बड़े इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट और महंगा हो, वो आपकी पॉकेट क्या अफोर्ड कर पा रही है। लेकिन जनरली एक मोटा मोटा देखें तो 1000 से 2500 के बीच में या 3000 के बीच में हेड का स्कैन होता है। ओके, राइट। अच्छा सर, आगे अगर हम बात करें कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, जिसमें मैं बात करूंगा स्पेशली एआई की, तो एआई के बारे में हम क्या रोल है अभी आज की डेट में इसका सीटी स्कैन की मशीन्स में कुछ है? एआई दी रियलिटी, ओके, और ये बात भी रियलिटी है कि जो आदमी एआई नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा, और जो एआई सीख जाएगा वो शायद आगे बढ़ जाएगा। हाँ, तो वो तो हर फील्ड में है, और कोई फील्ड छूटा नहीं है। लेकिन इससे कोई किसी को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो मतलब पहले लोग कंप्यूटर आए तो लोगों ने जॉब चली जाएंगी, लेकिन हम शायद सबकी आधे की जॉब इसी में से कंप्यूटर है, तो जमाना बदल रही है,
आप नहीं बदलोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। Problem. एआई हेल्प करेगा डेफिनेटली, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में नहीं लगता कि वो रिप्लेस कर पाएगा किसी को भी, बल्कि एड करेगा। राइट, हाँ, उसको सीखना जरूरी है। राइट। अच्छा सर, 5 ऐसी चीजें आप मुझे को बताइए जो किसी भी पेशेंट को सीटी स्कैन से पहले ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अच्छी जगह कराना चाहिए जी दूसरा डॉक्टर की सलाह पे कराना चाहिए जी तीसरा जो है कि जो आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे जी उसको फॉलो करके हम लोग देखते हैं ना, पेशेंट आता है वाला जल्दी जल्दी कर दो, ये कर दो, ताकि जब उसको इंस्ट्रक्शन भी उधर ले दो या फिर ये करना है ऐसे पियो या 2 घंटा खाली पेट रहो, तो उसमें आपको जैसे आपको डॉक्टर प्रिपेयर कर रहा है आप उसको कॉपरेट करिए। फिर मैं तो रिपोर्ट बनने भी कॉपरेट करिए, को भी चीज इतनी सारी इमेजेस को इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है, और आप किसी दबाव बनाएंगे यार जल्दी कर दीजिए, इमरजेंसी होती है तो डेफिनेटली इसको प्रोविजनल रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन कोई टिपिकल केस है उसको आराम से स्टडी करके डिस्कस करके ही तो उसमें भी आप समय दीजिए। राइट। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि किसी पेशेंट को सीटी कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो आपका सीरम क्रिएटिनिन, अगर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है सीरम क्रिएटिनिन होना चाहिए, ब्लड शुगर आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको रेपिड सेंटर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप चले जाए सस्ता हो रहा है या कहीं बहुत भीड़ है, आप पता करना चाहिए कि वो सेटअप कैसा है, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं है। तीसरा आपको जो आपके रेडियोलॉजिस्ट जहाँ पे आप करा रहे हैं स्कैन उनको फुल कोऑपरेट करना चाहिए, है ना, किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए कि हमें जल्दी है क्या, क्योंकि वो स्कैन करने में जो क्वालिटी आ सकती है जब उनको कोऑपरेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा। और बनने के जब स्कैन हो जाए तो उसका एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दीजिए अपने डॉक्टर को कि वो अपनी रिपोर्ट को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सीटी स्कैन करने में 8 से 10 सेकंड लगता है, लेकिन इमेजेस कम से कम उसमें हजारों, मतलब 5,000, 6,000, 7,000 आती है। अगर अभी 1 सेकंड में एक इमेज देख रहा है तो उसको इंटरप्रेट करने में काफी समय लगता है, तो आप उसको समय दीजिए। राइट। हाँ। अच्छा सर, ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आदमी सीटी स्कैन से पहले मतलब सीटी स्कैन के लिए मिथ्स क्या है? मिथ सबसे पहला रेडिएशन का मिथ है। तो अब पहले ही मैंने बताया कि रेडिएशन जो है एक्चुअली पहले जमाने में बिल्कुल 1973 में सर एम्ब्रोज ने और हाउंसफील्ड ने तब एक्सरे सीटी स्कैन डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, और तब से अब तक में स्कैन के जो डिटेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो बहुत अच्छे हो गए, तो रेडिएशन जो दे रहे हैं बहुत कम हो गया है। एक टाइम किसी ने ऐसा सुनाया था कि एक एक्सरे 1000 के बराबर एक सीटी स्कैन होता है, 1000 एक्सरे के बराबर, है ना, और उस एक सीटी स्कैन करा ले तो आपको कैंसर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल मिथ है। इस मिथ पे तो नहीं आना है अपने को। जैसे हमको ये पता हो कि हम एक फ्लाइट पे भी ट्रैवल करते हैं ना तो हमको रेडिएशन लगता है, राइट, तो क्या फ्लाइट पे बैठना बंद कर देंगे क्या? राइट। तो बेसिकली लाइक कि सबसे बड़ा मिथ यही है कि इसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, ताकि आपको ये पता हो कि आपके डॉक्टर जो सी आर्म पे काम कर रहे हैं वो दिन में 6 से 7 घंटे रेडिएशन के बीच में रहते हैं। तो रेडिएशन अगर प्रॉपर प्रिकॉशन से लिया जाए, प्रॉपर डॉक्टर गाइडेंस से लिया जाए तो इट्स नॉट हार्मफुल, राइट, वो आपको हेल्प करता है डिजीज को आइडेंटिफाई करने में और उसको ट्रीट करने में, राइट। अच्छा सर, एक मतलब अपने पेशेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि पहले तो कभी भी कुछ भी स्कैन करना है खुद से ना करके एक बार डिस्कस करके बात किसी विशेषज्ञ डिस्कस करके करें, और कराते वक्त अपनी सारी डिटेल दें, मतलब आपके पहले क्या हुआ था, पहले कोई कागज है आप पे नहीं है, और आपका प्रॉब्लम क्या है, तो कोई बात छुपाए ना, मतलब कई बार ऐसा मरीज अपनी कंडीशन छुपाना चाहता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसी का नुकसान होता है, तो प्रॉपर हिस्ट्री दें, अपनी जो बात है खुल के डिस्कस करें जी, ये मेरी सलाह है मरीजों को। ओके, तो दोस्तों अभी हमने डॉक्टर साहब से बात करी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको मिली। इसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो हार्ट पेशेंट एंजियोग्राफी से डरते हैं तो वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके सीटी एंजियोग्राफी के लिए मूव कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा सजेशन मुझे लगा सर का ये। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पेशेंट्स हैं अगर उनको सीटी की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले अपनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, एक एक बात की उनको शुगर है या नहीं है, उनका क्राइटेरियन कितना है, और ये सब चीज़ प्रॉपरली डॉक्टर को बता करके
तब फिर सीटी स्कैन के लिए जाएं और एक अच्छे और रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट पे जाएं, सो दैट आपको प्रॉपरली, जहां ऑब्वियसली जहां एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हो, सो दैट आपको एक प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिल सके। इसी के साथ इस शो को विराम देते हैं, आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।